हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के स्रोत के बारे में जानने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने स्पेशल झारखंड टेट के लिए बनाया है। ठीक है। लेकिन ये और भी जितने भी एग्जाम है जिनमें इतिहास के स्रोत को पढ़ना है, यानी जिनके सिलेबस में इतिहास के स्रोत दिए हुए हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो हिस्ट्री ऑनर्स के होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी इतिहास के स्रोत पढ़ने हैं। और भी जितने भी एग्जाम है जिनमें इतिहास के स्रोत पढ़ना है उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास के स्रोत को जानने से पहले फ्रेंड्स, हम लोग जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। तो जो भी घटनाएं अतीत में हुई है, यानी कि पुराने समय में जो भी घटनाएं हुई है, उन्हीं को तो इतिहास कहा जाता है। ठीक है। देखिए, इतिहास अतीत में मानव के द्वारा सभ्य और सुसंस्कृत होने के प्रयासों की कहानी है। यानी जो मानव सभ्य बना, ठीक है, जैसे देखते हैं कि आदि मानव जो लोग रहते थे उन लोगों को घर बनाना नहीं आता था, कपड़े पहनना नहीं आता था, तो धीरे धीरे वो लोग कैसे अपने आप को सभ्य बनाए, ये सारी कहानियाँ इतिहास है। कैसे वो लोग अपना गांव बनाना सीखे, कैसे शहर बनाए, कैसे अपना एक सभ्यता बनाए, संस्कृति बनाए, तो ये सब का अध्ययन जो है वो इतिहास है। ठीक है। तो इतिहास को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालों में बांटा है। ठीक है। वो 3 काल क्या क्या है? एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है। पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पत्थर का काल। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जो लोग रहते थे वो सिर्फ पत्थर के औजार, पत्थर के बर्तन का ही उपयोग करते थे। वो लोग धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल को भी फिर बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आग का खोज, पहिए का खोज, ये सब प्रागैतिहासिक काल में ही हो गया था। एक और बात कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे, तो इस समय जो लोग थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मतलब इस समय में हम लोग को कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे जो भी मिलेगा सामान मिलेगा, जैसे उनके औजार मिल सकते हैं, उनके बर्तन मिल सकते हैं, गुफा में कुछ अगर वो लोग रहते थे तो वहाँ पे कुछ चित्र बना दिए हैं दीवालों में, तो वो मिलता है। लेकिन लिखित साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिलते हैं। आदिऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब लोग लिखने तो सीख जानते थे, लेकिन उनका जो लिखावट है वो अभी हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है। मतलब उन लोग का ऐसा लिपि था जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, मतलब अभी के लोग नहीं पढ़ पाए हैं। और ऐतिहासिक काल उस समय को कहेंगे जब लिखित साक्ष्य मिला है और उन साक्ष्यों का अर्थ भी निकाला जा चुका है। समझ में आ गया? देखिए, प्रागैतिहासिक काल में कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उन लोग लिखते ही नहीं थे। आदिऐतिहासिक काल में लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन उसको अभी तक समझा नहीं जा चुका है, मतलब उसका अर्थ नहीं निकाल पाया है कोई। और ऐतिहासिक काल में क्या है, जो भी लिखा हुआ मिला है उसका अर्थ भी निकाला जा चुका है। ठीक है। तो ये तो समझ गए आप लोग इतिहास के काल। अब हम लोग देखते हैं इतिहास के स्रोत। तो देखिए, इतिहास के स्रोत किसको कहेंगे? स्रोत का मतलब होता है जिससे हमें प्राप्त हो। तो इतिहास के स्रोत का मतलब है कि जिन चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में पता चले। हम कैसे जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का राजा था? ठीक है। आदि मानव कहाँ रहते थे, किस किस औजार का उपयोग करते थे, ये सब हम लोग कैसे जान पाते हैं? अंग्रेज कब आए थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार किए, ये सब के बारे में हम लोग कैसे जान पाते हैं? तो कुछ ना कुछ तो स्रोत होगा ना। हम लोग तो उस समय नहीं थे, तो अभी कैसे जान पाते हैं उन सब के बारे में, उन सारी घटनाओं के बारे में? तो जिन चीज़ों से, देखिए, जिन साधनों की सहायता से प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त होती है, उन साधनों को इतिहास के स्रोत कहते हैं। समझे? जिन भी चीज़ से हम लोग को पुराने समय का पता चलता है, क्या क्या घटना हुई है, तो उसी को इतिहास के स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए, कहीं पे खुदाई होता है तो प्राचीन सभ्यता का खंडर मिलता है। ठीक है। उससे पता चल जाता है कि वहाँ का घर कैसे बनते थे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो का सभ्यता है।
ठीक है। बहुत जगह मंदिर है, मस्जिद है, ये सब भी तो पता चलता है पुराने समय का कि ऐसा हुआ करता था अतीत में। जैसे हम लोग ताजमहल का ही एग्जाम्पल लेते, ताजमहल भी तो एक इतिहास का ही स्रोत है। तो देखिए, इतिहास के स्रोत को भी इतिहासकारों ने दो प्रकार से बांटा है, ठीक है। क्या क्या है? पहला है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, तो जो भी स्रोत है वो दो प्रकार से बटे हुए हैं, इतिहास के स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत किसको कहेंगे? तो जो लिखित मिला है, यानी लिखा हुआ जो पुस्तक में या किसी पत्ते में लिखा हुआ मिला है, वो साहित्यिक स्रोत है। और पुरातात्विक स्रोत है, इसमें सामान आ जाएंगे, जैसे कि खुदाई करने से कुछ सामान निकला है, ठीक है, या फिर कोई भवन है, स्मारक है, स्तूप है, ये सब आ जाएगा, सिक्का आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? तो वे सभी लिखित साक्ष्य जिससे हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। लिखित साक्ष्य, ये चीज ध्यान दीजिए, लिखित साक्ष्य यानी लिखा हुआ जो भी मिला है पुस्तक में, उन्हीं को हम लोग साहित्यिक स्रोत कहेंगे, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत को भी और बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, भारतीय या फिर देसी लेखकों की रचनाएं और विदेशी लेखकों की रचनाएं, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए, धार्मिक साहित्य में जो धर्म है वो भी तो बहुत तरह के हैं, तो अलग अलग धर्म में अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं, अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इसीलिए धार्मिक साहित्य को भी फिर बांटा गया है हिंदू धर्म ग्रंथ में, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ। तो हिंदू में तो बहुत सारे पुस्तक हैं, इनमें वेद है, वेदांग है, स्मृति है, महाकाव्य है, पुराण है, इस तरह का बहुत सारे चीज हिंदू धर्म ग्रंथ में है जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में क्या आते हैं? त्रिपिटक है बौद्ध, जिसमें बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है। जातक भी है, इसमें कहानियां होती थी पुराने समय की, ठीक है। जैन धर्म में भगवती सूत्र है एक पुस्तक, इसमें हम लोग को महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पता चलता है। तो ये सब भी तो इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें वेद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि वेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं आप लोग कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद क्या है? ये मंत्रों का वेद है, इसमें बहुत सारे मंत्र भरे हुए हैं, ठीक है। इसको सूक्त वेद भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे देवताओं के, देवियों के जो मंत्र हम लोग अभी पढ़ते हैं या फिर पूजा के समय यूज होता है, वो सारे ऋग्वेद से हैं। जैसे गायत्री मंत्र जो आप लोग जानते होंगे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये वाला जो मंत्र है वो भी ऋग्वेद से ही आया है, ठीक है। सामवेद में क्या है? गायन प्रधान वेद है, मतलब इसमें गीत संगीत ये सब से जुड़ा हुआ वेद है। इसमें भी बहुत सारे गीत और इसमें भी मंत्र हैं, सारे वेदों में मंत्र हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ऋग्वेद मंत्रों का ही है, सामवेद गायन प्रधान है, ठीक है। यजुर्वेद जो है ये यज्ञ, ठीक है, कर्म कांडों से जुड़ा हुआ वेद है, क्या करना चाहिए क्या नहीं ये सब चीज इसमें जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद में जादू टोना ये सब से जुड़ा हुआ वेद है, इसमें ये सब चीज रहता है, ठीक है। ये तो हो गया वेद के बारे में। अब देखिए, तो वेद तो जान गए, वेदांग क्या है? देखिए, वेद जान गए, वेदांग क्या है? तो वेद को ही अच्छे से समझने के लिए वेदांग का निर्माण किया गया। स्मृति बहुत कोई अपना सोच के या अपना याद से कुछ लिखे हैं तो स्मृति कहलाता है। महाकाव्य में क्या क्या आ जाता है? रामायण और महाभारत जो है वो महाकाव्य है। पुराण आप लोग जानते होंगे, 18 पुराण है, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, इस तरह से 18 पुराण है, उनसे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब हम लोग बौद्ध ग्रंथ में जो त्रिपिटक है उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथ में 3 पिटक है, इसीलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक मतलब 3 तरह के पुस्तक है, एक सूत पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिधम पिटक है। तो सूत पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन, यानी गौतम बुद्ध ने जो जो शिक्षा दिए हैं उनका वर्णन है सूत पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में क्या क्या नियम होते हैं उनके बारे में है, और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन मिलता है, ठीक है। तो ये भी साहित्यिक स्रोत है। इसके बाद देखिए, अब देखिए साहित्यिक स्रोत में हम लोग वेद जान गए, वेदांग के बारे में समझे, ये सब समझ गए हैं। त्रिपिटक भी जान गए, जातक कहानियों का संग्रह है। भगवती सूत्र में हम लोग को महावीर के बारे में पता चलता है, ठीक है।
तो धार्मिक साहित्य तो हो गया। अब देखिए भारतीय लेखकों की रचनाएं। अब भारतीय लेखकों की रचनाएं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारतीय लेखक जो प्राचीन भारत में प्राचीन काल में लेखक थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो लेखक थे उन्होंने अपने अपने समय के बारे में लिखा है, उनको हम लोग अभी पढ़ते हैं और पता चल जाता है कि उस समय कैसा हुआ करता था। ठीक है, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट बुक है वो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये सबसे हमेशा हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन दे ही देता है। ठीक है, तो ये सारा आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मुद्रा राक्षस जो है वो कौन लिखा है? विशाख दत्त ने। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। कौटिल्य को आप लोग जानते ही होंगे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनका दूसरा नाम चाणक्य भी था और साथ में विष्णुगुप्त भी इनका नाम था। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसमें हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बारे में पता चलता है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा है। रघुवंश जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा, 10 कुमार चरित दंडी के द्वारा, हर्ष चरित्र जो है बाण भट्ट के द्वारा राजा हर्षवर्धन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद है विक्रमांक देव चरित्र जो विल्हन ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है। राजतरंगिनी कल्हन ने लिखा है। ठीक है, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है, कोई ना कोई बुक का लेखक के बारे में पूछ ही देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया देसी यानी कि भारतीय लेखक की रचनाएं। अब हम लोग देखते हैं विदेशी लेखकों की रचनाएं। बहुत सारे विदेशी जो भारत आए थे उन्होंने भारत की स्थिति, यहाँ का समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो उनके किताबों से भी हम लोग को पता चल जाता है कि प्राचीन समय में इंडिया जो था यानी भारत जो था वो कैसा था। ठीक है, तो देखिए इनमें से जो महत्वपूर्ण है, देखिए इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज कौन थे? यूनानी थे, और ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। ठीक है, तो देखिए ये एक यूनानी लेखक हो गए। यूनानी लेखक ने इंडिया के बारे में लिखा है। टॉलमी है जिन्होंने जियोग्राफी लिखा है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है। और देखिए एक नेचुरल हिस्टोरिका है, एक हिस्टोरिका है। तो हिस्टोरिका लिखा है हेरोडोटस ने, और नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है प्लिनी ने। और ये जो हेरोडोटस है इनको इतिहास का जनक भी बोला जाता है, इतिहास का पिता भी बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए CU की ये एक पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? तो हुएन सांग ने लिखा है, जो एक चीनी यात्री थे। फाहियान भी एक चीनी यात्री थे, इन्होंने फोक क्योक की लिखा है। ठीक है, इस तरह से और भी थे, जैसे कि अकबरनामा या फिर हम लोग बोल सकते हैं आईने अकबरी। तो अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद उसी का नाम है, इसको अलबरूनी ने लिखा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। इस तरह से बहुत सारे लेखक हैं। ठीक, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे बुक का नाम हम लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा ये लेखक हैं और इतने ज़्यादा बुक है, सबको तो लिख पाना मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत को समझते हैं। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो खुदाई से प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां, यानी जो खुदाई से कुछ जैसे कहीं पे खुदाई होता है, अचानक से जमीन के नीचे से बर्तन निकलता है, औजार निकलता है, या फिर कहीं कहीं घर के अवशेष या फिर एक सभ्यता का ही अवशेष मिल जाता है। ठीक है, अभिलेख बहुत जगह मिलता है। मुद्रा यानी कि सिक्का हो गया, स्मारक आदि, ये सब जो है पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ पुरातात्विक स्रोत का लिए हुए आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये जो पहला वाला चित्र आप लोग को दिख रहा है, ये वाला, ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त है, और ये विशाल स्नानागार था। ठीक है, यानी यहाँ पे स्नान किया जाता था और स्नान के बाद पूजा पाठ किया जाता था। ठीक है, जैसे अभी स्विमिंग पूल है उस तरह का यहाँ पे नहाने का हुआ करता था। ये बहुत बड़ा तालाब जैसा हुआ करता था, इसको विशाल स्नानागार कहा जाता था। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। तो ये एक और आप लोग देख सकते हैं,
ये पशुपतिनाथ का चित्र है, ठीक है। पशुपतिनाथ, इनका आप लोग अगर गौर से देखेंगे चेहरा तो 3 मुख वाले हैं, ठीक है। 3 मुख वाले, इनको हम लोग बोलते हैं पशुपतिनाथ, ठीक है। तो पशुपतिनाथ का भी हम लोग को अवशेष मिला है कहाँ पे, इसका भी अवशेष मिला है मोहनजोदाड़ो से, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग और देखिए, ये एक मूर्ति मिला है, ये भी मोहनजोदाड़ो से ही है, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उस समय एक आदमी है जो कंबल पहना है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं चित्रकारी किया गया है, मतलब इसमें कढ़ाई किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो उस ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग भी कढ़ाई करना जानते थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ सिक्के हैं, ठीक है। ये पुराने समय में इस तरह के सिक्के चलते थे, इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। आहत सिक्के क्या होते हैं, तो देखिए पुराने समय में क्या होता था, धातु लिया जाता था और उसमें कुछ किसी चीज़ से, हथौड़े से या किसी चीज़ से पंच किया जाता था, यानी उस पर चोट किया जाता था, यानी उसको आहत किया जाता था, उसमें कुछ बन जाता था डिजाइन थोड़ा सा, वही हो गया सिक्का। तो ये आहत सिक्के थे, ठीक है। और ये सब भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्कों में से है, मतलब सबसे प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का ही था जो भारत में शुरू हुए थे, ठीक है। जान गए कि पुरातात्विक स्रोत में ये सारे चीज, इस तरह के मूर्ति, सिक्के, ये सारे चीज आती हैं। तो यहाँ पे देखिए पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या लिखे हैं, अभिलेख भी आते हैं, मुद्रा भी आते हैं, स्मारक भी आते हैं। तो अभिलेख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए अभिलेख किसको कहा जाता है, तो अभिलेख जैसे साहित्यिक स्रोत में, पुस्तक में या पेज में लिखा जाता है। अभिलेख क्या होता है, कोई ठोस चीज में, जैसे कि पत्थर पर, धातु पर, लकड़ी पर, एक्रेलिक शीट पर, बोर्ड या गुफाओं की पथरीली दीवारों पर लिखी गई इबारत को अभिलेख कहते हैं। मतलब जब कोई ठोस चीज पर खोद खोद के लिखा जाता था तो उसी को अभिलेख कहते। तो बहुत सारा अभिलेख मिला हुआ है। अब अभिलेख में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्तंभ लेख, शिला लेख, गुहा लेख, ताम्रपत्र अभिलेख, मुद्रा अभिलेख, मूर्ति लेख, ये सब अभिलेख हैं, ठीक है। अभिलेख भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे किसी स्तंभ में लिख दिए तो स्तंभ लेख, किसी शिला यानी पत्थर में लिख दिए तो शिला लेख। गुहा लेख क्या होता है, तो गुहा लेख होता है जब किसी गुफा के जो प्रवेश द्वार होता है उस पर लिखते हैं कुछ, तो वो होता है गुहा लेख, ठीक है। तो कुछ हम इम्पोर्टेंट अभिलेख के बारे में यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला है गरुड़ स्तंभ। इससे हम लोग को भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है, ठीक है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, इसमें ये कलिंग नरेश खारवेल के बारे में इससे पता चलता है। प्रयाग स्तंभ जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया है, तो हरिसेन के द्वारा। और प्रयाग स्तंभ में किसके बारे में लिखा गया है, तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसने लिखा है, तो रविकृति ने लिखा है और पुलकेशियन द्वीप के बारे में लिखा है। इस तरह जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो रुद्रदामन ने लिखा है, ठीक है। तो इस तरह ये सारे इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। तो अभिलेख समझ गए। अब सिक्का के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए मुद्रा यानी कि सिक्का लेन देन का एक साधन था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आहत सिक्के, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, यहाँ पे स नहीं होगा, ठीक है। पंचमार्क सिक्के सबसे प्राचीनतम सिक्के थे। ये अभी हम आप लोग को बता ही दिए कि जो पंचमार्क सिक्के थे यानी कि आहत सिक्के वो सबसे पुराने सिक्के थे। उसके बाद इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे और समुद्रगुप्त ने जो अपनी मुद्रा का प्रचलन किया था उसमें उन्होंने अपने आप को वीणा वादन करते हुए दिखाया है। मतलब वो वीणा बजा रहे हैं, इसका चित्र है, देखिए वीणा वादन करते हुए यहाँ पे चित्र है। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए उनके हाथ में एक वीणा है, इसको वो बजा रहे हैं। तो ये कौन है, समुद्रगुप्त है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से राजाओं ने अपने अलग अलग तरीके के सिक्के का प्रचलन किया। कभी चांदी का सिक्का, कभी सोने का सिक्का, कभी सीसा का सिक्का, कभी तांबा का, कभी पीतल का। इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग सिक्के चलाए गए थे। तो ये जो है इतिहास के स्रोत, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।